हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ प्रजापति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 की फिजिक्स का जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पहला लॉ हमने देख लिया था, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ये दोनों लॉ हमें पढ़ना है। तो देखिए सेकेंड लॉ में क्या होता है। सेकेंड लॉ में हम पढ़ते हैं मोमेंटम के बारे में, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है, सबसे पहले ये जानो। तो मोमेंटम एक्चुअली होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है या नहीं भी मूव कर रहा है, तो अगर मूव कर रहा होगा तो कुछ वेलोसिटी होगी, उसकी कुछ स्पीड होगी, और मूव नहीं कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो उसका मोमेंटम भी हो जाएगा ज़ीरो। तो मोमेंटम के बारे में ही बताता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कि F प्रोपोर्शनल जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। रेट मतलब होता है कि पर सेकंड वो उसका मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम चेंज होने का मतलब क्या है? मोमेंटम पहले कुछ रहा हो, फिर कुछ समय बाद उसका मोमेंटम कुछ हो, t सेकंड के बाद। तो मान लो उसका मोमेंटम बाद में हो गया mv। v आपको मालूम है फाइनल वेलोसिटी होती है, मास इनटू वेलोसिटी। इसमें हम माइनस करेंगे m इंटू यू, ठीक है। ये हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मोमेंटम इतना पहले था, फिर बाद में ये हो गया मोमेंटम, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। चेंज और अपॉन कर देंगे t, तो हो जाएगा ये रेट। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये प्रोपोर्शनल होता है f के। इसमें अगर हम m को कॉमन ले लें तो हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। और ये क्या आप देख पा रहे होगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं f प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। इतनी बात समझ में आई? ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है f प्रोपोर्शनल m इंटू ए। और यहाँ से अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें, ठीक है, इस सिंबल को हटा दें तो आएगा इक्वल, और यहाँ पे आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब m और a का जो भी वैल्यू आएगा वो k के मल्टीपल में होगा। यानी कि यहाँ पे k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, वो 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम हो सकता है, लेकिन ma के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही रहेगा। तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो F इक्वल्स m इंटू ए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब इसका आपको एप्लीकेशन देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा डेली लाइफ में। जैसे हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में जब बॉल कैच करता है फील्डर, ठीक है, तो कैच करता है तो आपने देखा होगा कैच करने के बाद वो अपने हाथ को पीछे थोड़ा सा ले आता है। तो उससे क्या होता है? होता ये है कि उस बॉल में कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होती है। समझ रहे हैं? मान लीजिए वो कुछ किसी वेलोसिटी से चल रहा है, u वेलोसिटी से जा रहा है, और उसके पास मास भी है। तो मास और u का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया उसका मोमेंटम। अगर उस बॉल को स्टॉप करना है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ज़ीरो अगर होगा तो मास और ज़ीरो का मल्टीप्लाई ज़ीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कुल मिला करके उसको चेंज करने में, वेलोसिटी को चेंज करने में, ज़ीरो तक लाने में अगर उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है तो उस टाइम मिलने से जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ही फोर्स कम होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो टाइम का रेशियो जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, डिनोमीटर जितना बड़ा करेंगे, उतना ही इसका वैल्यू क्या होगा? कम होगा। डिनोमीटर इंक्रीज करने से फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी तो फोर्स भी क्या होगा? उसके हाथ पे कम अप्लाई होगा। यहाँ से आप ये एक एप्लीकेशन देख सकते हो कि जो रेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो धीरे धीरे आएगा उसके हाथ में, दैट मीन्स फोर्स कम लगेगा उसके हाथ में, जर्क कम लगेगा। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है
और लॉ ऑफ मोमेंटम भी इसे कहते हैं। जैसे पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, वैसे सेकंड होता है लॉ ऑफ मोमेंटम। तो आपने देखा सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उसका ये छोटा सा डेरिवेशन। यहाँ से फॉर्मूला मिलता है F = m × a मतलब एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर आप देखोगे तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को शॉर्ट में हम एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। एक्शन रिएक्शन यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है किसमें, इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में। दो चीज़ आपको देखना है कि किसी ऑब्जेक्ट पर मान लीजिए हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे इसको मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हो, मैं ही खड़ा हूँ, यहाँ पे स्टैंड हूँ, तो मैं ज़मीन पर फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है ना, मान लो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो जब 50 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड में लग रहा है तो 50 न्यूटन का ही फोर्स अपवर्ड में भी लगता है। समझ रहे हैं, जितना फोर्स हम नीचे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स हमारे ऊपर भी लगता है, और ये दोनों फोर्स बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स है इसीलिए हम क्या गिरते नहीं हैं। समझ रहे हैं, हमारा जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, इसलिए हम इजीली खड़े हैं। उतना फोर्स हम लगा रहे हैं 50 न्यूटन का फोर्स, और उतना ही फोर्स हमें भी मिल जा रहा है, क्योंकि हमारा जो सरफेस है वो इस रफ सरफेस है जिसमें हमको ईजिली फ्रिक्शन मिल जा रहा है खड़े रहने के लिए। ओके, तो आपको ये समझना है एक्शन रिएक्शन लॉ क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये होता है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल रिएक्शन विथ अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल अमाउंट। जितना उसका मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड का आपको ऊपर भी मिलेगा। ये होता है थर्ड। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन में सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है जो रॉकेट लॉन्चिंग होती है ना। स्पेस साइंस में जो हम देखते हैं रॉकेट लॉन्च होता है, तो नासा का, इसरो का, और अभी स्पेस एक्स का रॉकेट लॉन्च हुआ था, आपने देखा होगा न्यूज़ में। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा रॉकेट डिज़ाइन किया जाता है जो लिक्विड हाइड्रोजन से वर्क करता है, और लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है उसका सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। तो थ्रस्ट एक वर्ड आया, थ्रस्ट क्या है? तो थ्रस्ट आप पढ़ोगे अभी, प्रेशर अपनी क्लास 9 में पढ़ा होगा। प्रेशर मतलब 9th में ही हैं आप, क्लास 8th में पढ़ा होगा, मोशन वाला एक चैप्टर आता है उसमें प्रेशर थ्रस्ट 2 टर्म आता है। तो प्रेशर क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ पे अप्लाई करते हो, किसी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो उसके पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगाते हो वही होता है प्रेशर। P होता है F/A। पर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स कहलाता है प्रेशर। प्रेशर का जो रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, प्रेशर का जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, जैसे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ गया वहाँ पे भी, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट, प्रेशर का उल्टा। समझ रहे हैं? तो ये रॉकेट लगाता है नीचे प्रेशर, और उसको नीचे ज़मीन से मिलता है थ्रस्ट, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। समझ रहे हैं? ये डिपेंड करता है, मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं कि जो रॉकेट लॉन्चिंग है वो न्यूटन के किस लॉ पर बेस्ड है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। ओके, तो आपने यहाँ पे सेकंड लॉ थर्ड लॉ को डिस्कस किया, और उसके बाद फर्स्ट को हमने पहले वाले वीडियो में बना ही लिया था। ओके, थैंक यू।